नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और घर पर होंगे। आज का जो विषय है मेरा वो है पॉलिटिशियन गंदे या फिर पॉलिटिक्स। इस पर हम बात करेंगे कि घर से लौटते मजदूरों के साथ हो रहे सड़क हादसे सिर्फ शर्मनाक ही नहीं, अमानवीय भी हैं। ऐसे हादसे लोगों के दुख को पहले से ज़्यादा गंभीर और गाढ़ा कर जाते हैं। औरैया में डीसीएम और ट्रक की भिड़ंत में 26 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे और ट्रेन उनके ऊपर से उतर गई, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई। यह मौत का सिलसिला लॉकडाउन के पहले दिन से है। तब से अभी तक मजदूरों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे बेबस लोगों को कुचलने वाले कौन लोग हैं? कौन है जिसे देश की हकीकत नहीं पता? कौन है जिसे ऐसे बुरे वक्त में भी सड़क पर चल रहे लाचार मजदूरों की चिंता नहीं? आप ठीक से उनको 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहे हैं और न ही जाने के लिए वाहन। खाना देते तो वह घर नहीं जाते, वाहन देते तो वह पैदल नहीं जाते। पैदल जाने की तस्वीरें आज भी देखी जा सकती हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रों, सभी जगह पर मजदूरों को जाते हुए और उनकी बेबसी की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग देखना नहीं चाहते या उनको दिखाई नहीं देता। देशवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसके हिस्से में क्या आया इसके भीतर कोई जाना नहीं चाहता, या जो जाना चाहते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता। दरअसल वह पैकेज नहीं, कर्ज है। बेफिक्र रहिए, वह खैरात नहीं है। उसे कर्ज को यानी उस कर्ज को सूद सहित वापस लिया जाएगा। आखिर लोगों को एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं रहा? यह भरोसा क्यों लगातार दिन प्रतिदिन डिग रहा है? सरकार की ओर से एक के बाद एक ऐलान किया जा रहा है। यह सोचने वाली बात है कि क्या यह राहतें जनता के पास पहुंच रही हैं या नहीं? मजदूरों की आंख से निकल रहे आंसुओं को सत्ता वर्ग क्यों नहीं समझ पा रहा है? ये दूरियां लगातार क्यों बढ़ रही हैं? दरअसल जो लोग हजारों किलोमीटर के सफर पर चल रहे हैं, उनकी उम्मीद, भरोसा क्यों टूट रहा है? सत्ता की आवाज़ में और जनता के रोने में संवाद क्यों नज़र नहीं आ रहा? कोई तालमेल ही नहीं दिख रहा है। प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा कौन लिखेगा? मरने के बाद या मरने वालों का कभी सच सामने भी आ पाएगा या नहीं? बात यह है कि एक ओर लगातार मौत हो रही हैं और दूसरी ओर लगातार एक के बाद एक पैकेज का ऐलान हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता दोनों में कोई मैच नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है? करप्शन की बात करें तो कांग्रेस के दौर में खूब करप्शन होता था। ऐसा भी नहीं था कि उस दौर में अपराधी नहीं थे, खूब अपराधी थे। संसद के भीतर भी अपराधियों की तादाद होती थी और विधानसभा में भी अपराधी होते थे। लेकिन अब सवाल करने के तरीके बदल गए हैं। ऐसा वह खुद कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, ऊपर वाला ही जाने। मौजूदा हालात की परिस्थितियां बता रहे हैं कि आप किसानों के लिए हैं, आप मजदूरों के लिए हैं। आपको अपराधियों के खिलाफ होना चाहिए। आप भ्रष्टाचार नहीं करते, ना ही किसी को करने देंगे। आपने जिम्मेदारी ली है तो निभाइए। लिपड़ी चिपड़ी बातों से लोगों को मत रिझाइए। अब लिपड़ी चिपड़ी बातों से रिझाने का वक्त नहीं है। आपको सही दिशा तय करनी चाहिए और करिए। जनता के टूटे विश्वास को जोड़िए। आप यूं ही अपनी जिम्मेदारियों से ना छुप सकते हैं और ना भाग सकते हैं। इस पहलू पर ध्यान देता हूँ। आज के हालात की सबसे बड़ी वजह पूंजी है, क्रिमिनल होना है। जब दोनों मिल जाते हैं तो यह एक घातक कॉकटेल बन जाता है, जो संसद के भीतर भी नज़र आता है और विधानसभाओं में भी नज़र आता है। और हम उनसे आशा कर रहे हैं कि राहत पैकेज दे दीजिए। उन्हीं से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनकी ज़मीन, उनका आसमान, उनकी नज़र बिल्कुल अलग है। जब आप पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो आपको ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आएगी।
बात साल 2014 में जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ब्लैक मनी को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री का भाषण था, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे सांसदों के आपराधिक मामले चल रहे हैं, 1 साल के भीतर इन मामलों को निपटा देना चाहिए। और 2015 के बाद लगे कि संसद में सभी पाक साफ नेता ही हैं, जो जनता का नेताओं के प्रति एक भरोसा बढ़ेगा, एक विश्वास बढ़ेगा। सचमुच वह भाषण आज भी लोगों को याद होगा। उसमें उम्मीद जगी थी कि देश में कोई पहला प्रधानमंत्री है जो ब्लैक मनी, राजनीति में अपराधीकरण को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मगर यह सिर्फ कहा जा रहा था, यानी कहा जा रहा था। 2008 में पहली बार लीजेंस टाइम पेपर आया। उसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल थे जो विदेशों में पैसा जमा करते थे। 2010 में विकीलीक्स आया। 2011 में HSVC पेपर आए। उसमें तकरीबन 1100 भारतीयों के नाम शामिल थे। 2013 में ऑक्सो लिप्स आया। 2014 में लग्जमबर्ग लीक्स आया। यहाँ तक मान लीजिए मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय भाजपा खूब हल्ला करती थी कि आप क्यों छुपा रहे हैं, ब्लैक मनी वालों का नाम उजागर करिए। ऐसा लगता था यदि भाजपा सत्ता में आएगी तो विदेशों में ब्लैक मनी जमा करने वालों के नाम सामने भी आएंगे और सभी आरोपी जेल भी जाएंगे। वो 15 लाख रुपए के किस्से का अभी जिक्र नहीं करते, लेकिन 2015 में स्विस लीक्स आया। 2016 में बहमास लीक्स और पैराडाइज पेपर आए। 2017 में पनामा पेपर भी आए, जिसमें तकरीबन 450 भारतीयों के नाम शामिल थे। जो पैराडाइज पेपर थे उसमें लगभग 700 भारतीयों के नाम शामिल थे। 2018 तक आपको एक आवाज़ सुनाई दी होगी, SIT बना दी है, जांच हो रही है, SIT ने सबको नोटिस दे दिया है। CBDT, AD, IB, RBI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वह भी जांच कर रही हैं और हर तरीके से जांच हो रही है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि एक के बाद एक साल गुजरते चले गए और आज तक एक भी नाम सामने नहीं आया। सुब्रमण्यम कहते थे विदेशों में जमा भारत की 120 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। बाबा रामदेव कहते थे 400 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। सीताराम येचुरी कहते थे 10 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। एक इकोनॉमिक्स ने 100 लाख करोड़ ब्लैक मनी बताई। CBI ने अपने तरीके से कहा कि 29.5 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। मनमोहन सिंह ने माना कि 23,374 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। हर कोई ब्लैक मनी की जानकारी दे रहा था, लेकिन और आज भी दे रहा है, लेकिन किसके पास है, कौन है, किस रूप में रखी हुई है, कोई जानकारी नहीं आई और नहीं आएगी। एक और पहलू पर बात करें, या यूं कहें कि एक और बात आपको समझनी चाहिए। जो इस देश में निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। 2009 में क्रिमिनल आरोप से ग्रसित की तादाद 30% थी। 2014 में बढ़कर 34%, यानी 34% जो अपराधी तबके के सांसद थे वो पार्लियामेंट में पहुँच गए। उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपराधी तबके के सांसदों पर झाड़ू लगाने की बात कही थी और कुछ उम्मीद जगी थी कि अब पार्लियामेंट में भी स्वच्छता अभियान चलेगा, कुछ अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। मोदी जी की बात उस वक्त बेमानी साबित हुई जब 2019 में क्रिमिनल आरोपों से ग्रसित सांसदों की तादाद 43% हो गई। यह एक संयोग की बात है कि जो लोग करोड़पति होते हैं वही क्रिमिनल होते हैं, जो क्रिमिनल हैं वही करोड़पति हैं। मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के भीतर 234 सांसद आपराधिक मामलों से प्रभावित हैं, यानी कि आपराधिक मामलों के उन पर केस चल रहे हैं, जिनमें से 116 बीजेपी के हैं। 2014 में 185 सांसद थे जिन पर केस चल रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को अपना डाटा सौंपा था। सीरियस क्रिमिनल 159 के खिलाफ चल रहे हैं, जिनमें से 19 ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं। 3 ऐसे हैं जिन पर बलात्कार के मामले चल रहे हैं। इनमें से एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं और एक YSR का है। बीजेपी के 116 सांसद
जो आरोपी हैं वे सभी के सभी करोड़पति हैं। कांग्रेस के 29 सांसद हैं, वे भी सभी करोड़पति हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो 13 सांसद हैं वे भी करोड़पति हैं। जेडीयू के 13 सांसद हैं, उनकी स्थिति भी क्रिमिनल वाली है। शिवसेना के 11 लोग हैं, डीएमके के 10 हैं, वाईएसआईआर के 10, ममता बनर्जी की पार्टी के भी 10 लोग हैं। इससे साफ हो रहा है कि हमाम में सब नंगे हैं और क्रिमिनल और करोड़पति होना मिक्सअप हो रहा है। यह बात सोचने वाली है कि जो देश चला रहा है इनमें बड़ी संख्या में क्रिमिनल हैं और आप उनसे अच्छे की उम्मीद पाले बैठे हैं तो गलत बात है। ऐसे लोगों से उम्मीद छोड़ दीजिए और आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि पॉलिटिशियन की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चुनाव जीतने से पहले बड़ी बड़ी बातें होती हैं और चुनाव जीतने के बाद और भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ समझना ही नहीं चाहते। उनके हिसाब से जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि पॉलिटिशियन गंदे हैं या फिर पॉलिटिक्स। आपको पता चले तो आप ज़रूर बताना। धन्यवाद।